नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो झांसी से है, जहां पर 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। भागते वक्त बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। चिरगांव थानाध्यक्ष बाल बाल बचे हैं इस फायरिंग में। पुलिस फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी है, दूसरे बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया है। हिस्ट्री शीटर रोहित राजपूत पर कई केस दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। झांसी में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनपुट के आधार पर घेराबंदी की, बदमाशों को घेर लिया, लेकिन बदमाशों ने भागते वक्त पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में चिरगांव थानाध्यक्ष बाल बाल बचे। उधर पुलिस के फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी, जबकि दूसरे बदमाश को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने भी फिर अपने आत्मरक्षार्थ और न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुए फायर किया, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी और एक को गिरफ्तार किया। जब उनसे जानकारी गई, दोनों का नाम जो है, एक का रोहित राजपूत है, दूसरे का नाम अमित है। ये रोहित राजपूत जो है हमारे मुकदमे वांटेड है। इसके पास से बरामद है, अभी आप देख रहे हैं कि एक तमंचे बरामद है, एक सिंगल बैरल की बंदूक बरामद है। ये एचएसबी थाने का आपराधिक इतिहास भी है। उधर आजमगढ़ में भी अपराधी गिरफ्तार किया गया है। 24 घंटे के भीतर जिले में तीसरी मुठभेड़ हुई है। फायरिंग में बाल बाल बचे जहानगंज के इंस्पेक्टर। अहमदाबाद में दर्जनों अपराधों को ये लोग अंजाम दे चुके हैं। आजमगढ़ में शरण ले रखा था अपराधी ने। बैंक का कैश वैन लूटने का भी इन लोगों ने प्रयास किया, उसकी फिराक में थे, लेकिन फिलहाल उससे पहले ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको आजमगढ़ से बता रहे हैं। अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे, आजमगढ़ जिले में एसपी सुधीर सिंह का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने 3 मुठभेड़ कर बदमाशों को घोटने का बल्ला दिया है। कल पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि गुजरात प्रांत का एक बदमाश है सोलंकी, जो आजमगढ़ जिले में एक बड़ी घटना को, वारदात को अंजाम देने की फिराक में निकला हुआ है, जिसको पुलिस ने घेराबंदी किया। और जैसे ही पुलिस ने घेराबंदी करना शुरू हुआ, बदमाश आगे से गुजर रहा था, तभी इंस्पेक्टर जहानागंज के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें बाल बाल बच गए। पुलिस ने घेराबंदी का जवाबी कार्रवाई करते हुए कार्रवाई करती है, जिसमें ये भावेश सोलंकी घायल हो जाता है, जिसकी पहचान होती है कि ये गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला है, जिसके ऊपर वहां 15 से अधिक लूट और हत्या के दर्जनों मुकदमे दर्ज है। वांछित चल रहा था, वहां से फरार होकर आजमगढ़ में शरण लिया हुआ था। यही कि कुछ बदमाशों के साथ ये एक गैंग तैयार किया था और आजमगढ़ में एक बड़ी घटना के अंजाम की फिराक में था। तो कुल मिला के आजमगढ़ में ये शरण लेकर के अपना एक गैंग बनाया हुआ था, जिसे पुलिस ने सही समय पर गिरफ्तार कर लिया, नहीं तो किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था। फिलहाल एसपी ने दावा किया है कि गिरफ्तार बदमाश इसकी गिरफ्तारी होने से बड़ी घटना पे रोक लगा है। शुक्रिया अभिषेक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर वाराणसी से, जहां पर चलती कार में आग लग गई। रोड पर कार से निकली आग की लपटें देखने को मिली। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। ड्राइवर समेत सभी कार सवार सुरक्षित निकले हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लंका थाना क्षेत्र के ट्रॉमा सेंटर के पास यह हादसा हुआ है। तस्वीरें देखिए आप। अचानक से कार में आग लगी और फिर देखते ही देखते धू धू कर ये कार जलने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। राहत की बात यह है कि कार सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। और अब बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को आज सीएम योगी लखनऊ में सम्मानित करने वाले हैं। समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और खिलाड़ियों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा समेत कई खिलाड़ी राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं। 16 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में दम दिखाकर लौटे खिलाड़ियों को सम्मानित किया था और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। सम्मान समारोह की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विशालकाय पंडाल बनकर तैयार है और हजारों की तादाद में लोगों को भी निमंत्रण दिया गया है। बहुत चुनिंदा लोगों को बुलाया गया है और उनको इस कार्यक्रम में शामिल कराया जाएगा। किसी भी तरह की चूक न रह जाए, उसके लिए खुद जो आला अफसरान हैं वो मौके पर मौजूद हैं और सीधे तौर पर इकाना स्टेडियम में बैठने से लेकर के, और चूँकि बरसात का मौसम है इसके लिए जो वाटरप्रूफ पंडाल है उसकी भी व्यवस्थाएँ की गई हैं। जितने भी दर्शक हैं उनको उन दीर्घाओं में बिठाया जाएगा।
यूपी सरकार ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए इनाम का ऐलान पहले ही कर दिया था, लिहाजा अब अपना वादा निभाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की वकालत हमेशा से करते रहे हैं। इसीलिए खेलों के महाकुंभ में देश का नाम रोशन करने वालों को सम्मानित करना भी मुख्यमंत्री के विजन का ही हिस्सा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि टोक्यो ओलंपिक्स के हमारे जितने खिलाड़ी हैं और जितने हमारे सभी प्रदेशों के हैं, सबको यहाँ बुलाकर जो है उनको सम्मानित किया जाए, पुरस्कृत भी किया जाए। यूपी सरकार ने खिलाड़ियों पर आज करीब 42 करोड़ रुपए के पुरस्कार देगी। गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को सबसे ज्यादा 2 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा, जबकि सिल्वर मेडल जीतने वालों को 1.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं ओलंपिक में शामिल रहे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को भी 25-25 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। तो ओलंपिक खिलाड़ियों का सम्मान होने वाला है। लखनऊ में आज खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा। इसके लिए समारोह का आयोजन होगा। सीएम योगी खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। इकाना स्टेडियम में सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा लखनऊ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बॉक्सर लवलीना भी लखनऊ पहुंच चुकी हैं। अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर सभी का स्वागत किया है। खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इसी कड़ी में सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा और ओलंपिक में शामिल होने वाले सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। ये तस्वीरें आप लखनऊ एयरपोर्ट की देख रहे हैं। जब नीरज चोपड़ा, जिन्होंने ओलंपिक में हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल दिलाया है, वो पहुंचे एयरपोर्ट पर, तब वहां पर अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और लवलीना का भी एयरपोर्ट पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने 2022 विधानसभा चुनाव में बीएसपी की जीत के लिए वाराणसी में रुद्र महायज्ञ करवाया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ किया कि हम किसी भी छोटी बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे और अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही किसी भी छोटे दल का बीएसपी में विलय नहीं होगा। उन्होंने भरोसा दिया कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम ब्राह्मणों का मान सम्मान लौटाएंगे। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों को साधने के लिए बीएसपी जगह जगह प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन कर रही है। मंगलवार को उन्होंने वाराणसी में और बुधवार को सोनभद्र में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। किसी दल बल के साथ में नहीं जा रहे हैं। हम लोग किसी पार्टी के साथ विलय नहीं कर रहे हैं। ना पार्टी के साथ हम लोग किसी पार्टी का अपने में विलय करा रहे हैं, ना हम लोग मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग अपना अकेले दम पे चुनाव लड़ रहे हैं और जो चुनाव हम लड़ रहे हैं गठबंधन हम खाली कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही गठबंधन कर रहे हैं और वो है यहाँ की उत्तर प्रदेश की जनता। उसके साथ हमारा गठबंधन होगा। और संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्ग के बेटे और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना ममलूक उर रहमान ने तालिबान को मुबारकबाद दी है। इनकी नज़र में तालिबान हीरो है और उसने सुपर पावर अमेरिका को हरा दिया है। उन्होंने कहा कि तालिबान भारत के साथ है और उसने हमारे देश के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है। इससे पहले सांसद शफीकुर रहमान बर्ग ने तालिबान आतंकियों को फ्रीडम फाइटर बताया था, जिसके बाद अब उनके ऊपर देशद्रोह का केस भी दर्ज करवाया गया है। लेकिन अब मौलाना ममलूक उर रहमान की बातों से ऐसा लग रहा है कि बेटा भी पिता के नक्श कदम पर चलते हुए तालिबान के बारे में वैसी ही सोच रखता है। तक जब तक एक भी अमेरिकी न रहे वहाँ, तालिबान तो उनसे लड़ने गए नहीं, बल्कि इनमें आपस में देश में ही उसमें मतलब ये इक़्तिदार के ऊपर झगड़ा था। तो इसमें मैं समझता हूँ तालिबान की कोई गलती नहीं है और इसमें जो है हमारे देश का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो तालिबान जो है हमारे देश के साथ है। हमारे देश के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, उसके खिलाफ कभी नहीं बोले, तो इसलिए हम जो हैं तालिबान को मुबारकबाद देते हैं। उधर पूर्व मंत्री मौलाना मसूद मदनी ने कहा है कि तालिबान अब पहले से काफी बदल गया है, इसलिए भारत सरकार को भी उनसे बात करनी चाहिए और तालिबान सरकार को मान्यता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे अफगानिस्तान में कहीं पर भी भगदड़ नहीं है और एयरपोर्ट पर जो हालात देखने को मिले उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि तालिबान ने सरकारी कर्मचारियों के लिए
आम माफी का ऐलान कर दिया है। जिन अफगानों ने अमेरिका के साथ मिलकर हजारों लोगों को मारा, उन सबको माफ कर दिया। इतना ही नहीं, औरतों को हिजाब पर्दे के साथ काम करने की इजाजत भी दे दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग वहां से भागने को तैयार थे, वो वही लोग थे जो अमेरिका की रोटियों पर पलते थे। वो डरे हुए हैं, लेकिन ऐसी घबराहट हमें भी नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार उनसे बात करे और भारत सरकार तालिबान सरकार को मान्यता दे। आखिर तक जब तक एक भी अमरीकी न रहे वहाँ या हमारे लोग न बचें, हमें सबको लेके जाना है यहाँ से। तो वो माहिदा तालिबान ने कर रखा था। अब पूरे अफ़गानिस्तान में कहीं पर भी भगदड़ नहीं है, सिर्फ एयरपोर्ट के अलावा, और एयरपोर्ट की जिम्मेदारी है अमेरिका के पास। इसलिए एयरपोर्ट पे जो भी भगदड़ हुई है वो अमेरिका का जहाज़ था, मिलिट्री का, और उस पे लोग चिपक रहे थे। मैंने भी वीडियो देखी। मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। विधानमंडल के सत्र का आज तीसरा दिन है। बजट प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। कल पेश हुआ था अनुपूरक बजट। अनुपूरक बजट पारित होने के बाद स्थगित हो गया था सदन, और आज सत्र का तीसरा दिन है। तमाम प्रस्तावों पर आज तीसरे दिन चर्चा की जाएगी। कल अनुपूरक बजट पेश किया गया, जिसके बाद आज अलग अलग प्रस्ताव सदन के पटल पर रखे जाएंगे और उस पर चर्चा होगी। दिल्ली हावड़ा रूट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब डाउन ट्रैक पर झिंझक और अंबियापुर के बीच ओएचई लाइन टूट गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो दिल्ली से कानपुर जा रही महाबोधि एक्सप्रेस जैसे ही झिंझक पार की, तभी ओवरहेड वायर टूट गया, जिसके चलते डाउन ट्रैक की 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें जहां तहां खड़ी हो गईं। राजधानी, शताब्दी, गोमती, महाबोधि समेत 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें झिंझक से लेकर फिरोजाबाद के बीच खड़ी रहीं। रेल प्रशासन को जब इस बात की सूचना मिली तो आनन फानन में इलेक्ट्रिक विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत का काम शुरू किया गया। करीब 5 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन रुका रहा। इस रूट पर चलने वाली कानपुर शताब्दी में यात्री परेशान नजर आए। बहुत समस्या हो रही है हम लोग को, बहुत टाइम है। अभी वहाँ से इतना लेट पहुँचेंगे तो वहाँ से कन्वेंस नहीं मिलेगा, और इस टाइम खाने पीने का प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, और पेंट्री में भी सब कुछ ख़त्म हो चुका है। स्टेशन में भी कोई ऐसी जगह नहीं रुक रहे जहाँ पे मतलब कुछ मिल सके। हम लोग गाजियाबाद से आगे बढ़े हैं, आगे जब से परेशानी है। रेलवे की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कैंटीन में कुछ है नहीं, कितने बजे पहुँचेगी इसकी भी कोई सूचना नहीं दे पा रहे हैं। तो कानपुर देहात में ओवरहेड लाइन टूटने से औरैया में भी रेलवे का डाउन ट्रैक बाधित हो गया। औरैया के फफूंद और दूसरे स्टेशन पर एक्सप्रेस सहित कई सुपरफास्ट गाड़ियां रुकी रहीं। इससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और एक बड़ी खबर चित्रकूट से, जहां पर फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए हैं। गैंगस्टर और बालू माफिया के बीच फायरिंग हुई है। पुरानी रंजिश के चलते गोलियां चली हैं। बालू माफिया रवि मिश्रा समेत 3 लोग घायल हुए हैं। तीनों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। शहर कोतवाली के इलाहाबाद रोड की वारदात है। बड़ी खबर हम आपको चित्रकूट से बता रहे हैं, जहां पर फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर और बालू माफिया के बीच फायरिंग हुई है। पुरानी रंजिश को लेकर गोलियां चली हैं और गोलीबारी में बालू माफिया रवि मिश्रा समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। और हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं चित्रकूट से। अखिलेश, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? जी, आपको बता दें कि ये मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के करवी कोतवाली के महज 200 मीटर की दूरी का है, जो इलाहाबाद रोड पड़ता है। यहाँ पर जो बालू माफिया रवि मिश्रा है और जो गैंगस्टर मनोज बिलौआ है, इन दोनों की आपस में फोन में बातचीत हो गई किसी बात को लेकर के। इतने में रवि मिश्रा ने उसको देख लेने की बात कही। रवि मिश्रा अपने गुर्गों के साथ मनोज बिलौआ के घर पहुंच गया, जहां पर से मनोज बिलौआ के जो गुर्गे थे वहां से अवैध हथियार से रवि मिश्रा के ऊपर फायर कर दिया, जिससे रवि मिश्रा और उसके साथी को गोली लगी। रवि मिश्रा की तरफ से भी फायर की गई, जिससे मनोज बिलौआ का एक गुर्गा है उसके गोली लग गई। तो कुल मिलाकर इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पहुंच गई है और मामले की जांच करना शुरू कर दिया है। तीनों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिनको हायर सेंटर के लिए इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। जी, शुक्रिया अखिलेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
उधर फतेहपुर जिले में डम पड़े मोरंग की गलत पैमाइश करने के मामले में डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएम ने जिले के 3 तहसीलों में तैनात 3 लेखपालों को निलंबित करते हुए तहसीलदार समेत 5 राजस्व कर्मियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और साथ ही जांच में मानक से अधिक मोरंग भंडारण पाए जाने पर 2 भंडारण का लाइसेंस निरस्त कर करोड़ों का मोरंग जब्त कर लिया। डीएम की इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो जो माप की पुष्टि हुई उस पुष्टि के अनुसार समस्त जो जहां पर त्रुटिपूर्ण यदि कहीं पर पैमाइश पाई गई तो वहां पर कार्रवाई की गई। कितने लेखपाल ऐसे सस्पेंड किया गया? जनपद में जो है वो जहां पर बहुत ही सरसरी या इस तरह के संज्ञान में आया है तो वहां पर कुल 4 लेखपाल हैं, वो 3 लेखपाल हैं जो सस्पेंड किए गए तहसील सदर के। दरअसल फतेहपुर जिले में लेखपाल की घूसखोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि पारिवारिक लाभ योजना में रिपोर्ट लगाने के नाम पर लेखपाल ने आवेदक से 3,500 रुपये रिश्वत ली। घूसखोरी का वीडियो सामने आने के बाद एसडीएम ने लेखपाल को सस्पेंड करते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। ये मामला सदर तहसील के लालीपुर गांव का है। वो व्यक्ति उसमें वीडियो में कह रहा है कि 30,000 रुपया मिलना है। वो 30,000 रुपया राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ में मिलता है। हमने जानकारी की तो उसके राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का फॉर्म भी हमारे तहसील में लेखपाल द्वारा पात्र रिपोर्ट लगा करके दे दी गई थी, परंतु वीडियो में प्रदर्शित हो रहा था कि उन्होंने धनराशि प्राप्त की है। इस वीडियो के आधार पर उस लेखपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। परिवार की मुश्किलें बेटे अब्दुल्ला आजम